नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं संजीव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं कृतार्थ एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने ये जीके की डेली सीरीज क्लास चालू की हुई है। 1000 क्वेश्चंस की क्लास है। हम डेली कुछ ना कुछ पार्ट इसमें से कवर करते हैं और ये हमारी रोजाना चलने वाली क्लास है। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज हमारा क्लास का लेक्चर नंबर 6 है, क्लास नंबर 6 डेली जी के क्वेश्चंस का। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 141 देखिए क्या कहता है। अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, निम्न में से एक प्रकार का बीजाणु पैदा करने वाला पौधा है। इनमें से कौन सा बीजाणु पैदा करने वाला पौधा है? ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन सी पोटैटो, ऑप्शन डी जिंजर। हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं एक बार। ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी ब्रेड पे लगी हुई फफूंदी, ऑप्शन सी पोटैटो आलू, ऑप्शन डी जिंजर ये आपका अदरक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड जो होती है एक प्रकार की बीजाणु पैदा करने वाला पौधा है। बाकी सब अलग अलग कैटेगरी में आते हैं ये तीनों। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 142, क्वेश्चन नंबर 142। देखिए हमसे क्या पूछता है। विच क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनलीनेस इन मैन? निम्न में से कौन सा गुणसूत्र मानव पुरुष के अंदर पौरुषता का जिम्मेदार है? दोबारा सुन लीजिए, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र पुरुष के अंदर पौरुषता का जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है एक्स ओ, ऑप्शन बी है वाई ओ, ऑप्शन सी है एक्स एक्स, ऑप्शन डी है एक्स वाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है एक्स वाई, ऑप्शन नंबर डी एक्स वाई। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 143 ये हमसे पूछता है द ह्यूमन आई फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स डैश। मानव नेत्र जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने आंख के किस भाग पर बनाता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी प्यूपिल, ऑप्शन डी रेटिना। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये प्रश्न आसान लगता होगा और बिल्कुल आपको लगना भी चाहिए, क्योंकि आपने ये सबसे पहला प्रश्न है जो कि आपने कभी साइंस में, विज्ञान में 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा आंख के ऊपर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रेटिना। रेटिना को हमारी आंख का पर्दा भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी इमेजेस बनती है, जितने भी प्रतिबिंब जो भी बनेंगे वो हमारे इस आंख के पर्दे पे बनते हैं, जिसे हम रेटिना कहते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 144। व्हाट इज ही आस्क्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव नहीं है? ऑप्शन ए फंगी, कवक, ऑप्शन बी स्पायरोगिया, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन डी पैरामीशियम। इन सभी में से जो ऑप्शन डी है पैरामीशियम, यह एक एकल एकल कोशिका वाला जीवाश्म है। बाकी सभी बहुकोशिकीय जीवाश्म है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 145, क्वेश्चन नंबर 145 हमसे क्या पूछता है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय कैडमियम मेटल पॉल्यूशन? निम्न में से कौन सा रोग कैडमियम मेटल के प्रदूषण से होता है? मैं दोबारा रिपीट करता हूं इस प्रश्न को। निम्न में से कौन सा रोग कैडमियम धातु के प्रदूषण से होता है? ऑप्शन ए मीनामाटा, ऑप्शन बी इताई इताई, ऑप्शन सी अस्थमा, ऑप्शन डी डर्माइटिस। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है इताई इताई। कैडमियम से होने वाला जो रोग है वह इताई इताई है। यह रोग भी मीनामाटा रोग की तरह ही है। दोनों ही रोग पानी से फैलने वाले रोग हैं। ये पानी के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण हो जाए तो इंसानों तक भी यह पहुंच जाता है और जानवर, मछली वगैरह या जितने भी समुद्री जीव हैं उन तक पहुंचता है और इनसे अलग अलग परेशानियां होने लगती है। मैं इसमें थोड़ी सी आपका ऐड कर देता हूं। इताई इताई जो रोग है ये हड्डियों से रिलेटेड रोग है। इताई इताई शब्द का मतलब होता है पेन, दर्द, परेशान होना, दर्द होना। हड्डियों में दर्द होता है, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है। और मीनामाटा जो मैंने इसके विषय में कल भी आपको बताया था, मीनामाटा जो रोग है वह मरकरी के प्रदूषण से होता है। मरकरी का यदि प्रदूषण हमारे पानी के साथ प्रदूषित, पानी को प्रदूषित कर दे और पानी से फिर हम लोग प्रदूषित हो जाएं, तो यह मीनामाटा रोग है जो कि इंसानों में तंत्रिका तंत्र के अंदर परेशानियां, दिक्कत पैदा कर देता है।
चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 140, क्वेश्चन नंबर 146 हमसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक गैस? निम्न में से कौन सी प्राकृतिक गैस नहीं है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इथाइलिन डाइक्लोराइड। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इथाइलिन डाइक्लोराइड। वो कैसे? आपने देखा होगा अगर एटमॉस्फेयर में कितनी गैसें होती हैं, आपने वो पढ़ा भी होगा। अगर वो एक ग्राफ होता है, ऐसे पाई चार्ट का ग्राफ होता है, उसमें आपने इन तीनों को जरूर देखा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को, कार्बन मोनोऑक्साइड को और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। उसके अंदर ये इथाइलिन डाइक्लोराइड नहीं होती। इथाइलिन डाइक्लोराइड जो है एक प्रकार की इंसानों द्वारा निर्मित, मानव निर्मित गैस है जो कि केमिकल रिएक्शन से बनती है। इसका ज्यादातर प्रयोग होता है वो पीवीसी बनाने में होता है। पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग में इसका प्रयोग होता है। जैसा कि आपने देखा हो तो सलमान खान ने वो एस्ट्रल पाइप की जो ऐड कर रखी है, एस्ट्रल पाइप पानी के लिए, उनमें जो यूपीवीसी पाइप का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपकी जो बिजली की फिटिंग होती है घरों में, उसमें पीवीसी कंड्यूट का इस्तेमाल होता है। जितने भी पीवीसी से रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स बनते हैं उन सभी के अंदर इथाइलिन डाइक्लोराइड का इस्तेमाल होता है। ये एक प्रकार का मानव द्वारा निर्मित एक केमिकल है, गैस है, जिसका इस्तेमाल इन सभी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 147, क्वेश्चन नंबर 147। देखिए ये हमसे क्या पूछता है? बेसेल प्रोटोकॉल, बेसेल संधि इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्न में से किससे संबंधित है? बेसेल की संधि निम्न में से किससे संबंधित है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओजोन लेयर, ओजोन परत, ऑप्शन बी बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों में लगी आग, ऑप्शन सी वाटर पोल्यूशन, समुद्र का प्रदूषण होना, ऑप्शन नंबर डी ट्रांस बाउंड्री हैजार्डियस डंपिंग। ये इसकी हिंदी होगी, जैसे एक देश से दूसरे देश की जो भी सीमाएं लगती हैं, समुद्री सीमाएं जो भी लगती हैं, उनके अंदर वेस्ट, प्रदूषित एकदम जहरीले जो भी हमारे वेस्ट होते हैं, जहरीला वेस्ट जो कचरा होता है, उनको डंप करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ट्रांस बाउंड्री हैजार्डियस डंपिंग। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपकी इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूं। इसमें क्या था, ये जो बेसिल प्रोटोकॉल है, ये पहले तो आपसे कई बार अगर पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है कि बेसिल कहाँ स्थित है। बेसिल जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड के अंदर एक सिटी है जिसका नाम बेसिल है। तो अब यहाँ पे सिटी आ गई स्विट्जरलैंड, तो मैं आपको उसका कैपिटल और करेंसी भी बताऊंगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है वो है बर्न। ओके, और जो इसकी करेंसी है वो होती है स्विस फ्रैंक। ठीक है, इसकी ये चीज है। तो स्विट्जरलैंड के अंदर बेसिल नाम की जगह है, वहां पर इसकी संधि हुई थी। इसमें हुआ क्या है, इस संधि के अंदर, हुआ ये है कि जितने भी देश हैं उन सभी देशों से कुछ टॉक्सिक, मतलब हानिकारक केमिकल्स वेस्ट के रूप में निकलते हैं। बेकार वेस्ट जितना भी होता है, जैसे तेल हो गया, जो इस्तेमाल किया हुआ तेल है, या इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, या इस प्रकार के जो कि जैसे न्यूक्लियर का कचरा है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स का कचरा है, ये ऐसे वेस्ट होते हैं कुछ जिनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, जो खत्म नहीं किए जा सकते। परंतु होता क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं किसी देश की, वो अपने देश की सरकार से छुप छुपा कर वो हमारे दूसरे समुद्री सीमाओं से लगे हुए जो कंट्रीज होती हैं, वहां जाकर इन सब चीजों को डंप कर देती हैं बिना किसी परमिशन के, या फिर वहां के किसी लोकल सिटीजन की सहायता से इन सभी कचरों को वहां पे डंप कर देती हैं, जिससे क्या होता है, जो आसपास के जो लोग रह रहे हैं वो इससे संक्रमित हो जाते हैं। तो इस संक्रमण से बचने के लिए ये प्रोटोकॉल, ये संधि की गई सभी देशों के साथ कि भाई एक दूसरे के देश में जाकर कोई भी ऐसे जहरीले पदार्थों की डंपिंग ना करे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आपको ऐड कर देता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो इसने ये बेसिल प्रोटोकॉल पूछ लिया, अभी हमारे दो प्रोटोकॉल और आते हैं। एक आता है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता देना चाहता हूं आपको। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम की जगह है। ठीक है, कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम की जगह है, जहां पर सन 1887 में, 1887 में एक संधि की गई। हमारे वैज्ञानिकों को पता चला कि भाई अंटार्कटिका के ऊपर जो क्षेत्र है, ओजोन की जो परत है, वहां पर परत जो है उसमें कोई भी एक बड़ा सा छेद हो गया है। हमारे वैज्ञानिकों को पता चला वहां पे एक छेद हो गया है, तो उस छेद को
और ज्यादा ना बड़ा हो, क्योंकि वो ओजोन परत क्या करती है, हमें यूवी किरणों से बचाती है। अल्ट्रावायलेट किरणें जो भी आती हैं हमारे सूर्य से हमारी ओर, तो उसका नुकसान ही होता है, हमारी वातावरण में नुकसान होता है, पेड़ पौधों को नुकसान होता है, और ह्यूमन बींग्स को भी नुकसान होता है। तो इस होल को बराबर से, मतलब इसकी रिकवरी के लिए उन्होंने एक संधि की कि भाई सभी देश मिलके ये संधि करते हैं कि हम किसी भी प्रकार का जो हमारा प्रदूषण है उसको नियंत्रण नियंत्रण में लाएंगे, और ये मतलब इस संधि के लिए प्रॉपर तरीके से इसको अप्लाई करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे इस संधि के जितने भी नियम होंगे। चलिए कोई बात नहीं, ये तो हो गया सन 1887 में, ये हुआ ओजोन परत के लिए। वहीं अब कुछ सालों बाद वैज्ञानिकों को ये पता चला भाई ये छेद तो हो रहा है, लेकिन ये हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। तो जब उन्हें ये कारण पता चला कि भाई ये ओजोन परत में जो भी छेद हो रहा है, ये हो रहा है सी एच गैसेज, ये होती है ग्रीन सॉरी जी एच गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज वो गैस होती हैं जो कि हमारे वातावरण में पैदा होती हैं, और वह यूवी किरणों को बाहर नहीं जाने देती, अपने अंदर अंदर ट्रैप कर लेती हैं, हमारे ही वातावरण में उन्हें कैद कर लेती हैं, वापस सौर मंडल में वापस नहीं जाने देती, जिससे क्या हमारी पृथ्वी की जो गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, वैश्विक गर्मी जो है हमारे विश्व की, पूरी पृथ्वी की, वो बढ़ जाती है। तो उसका बढ़ने का कारण क्या था, जीएच, ग्रीन हाउस गैसेज। फिर 10 साल बाद 1997 में जब साइंटिस्ट ने इनके ऊपर एक मंथन किया, तो इन्होंने एक संधि और करी। इस संधि का नाम है, 1997 में ये संधि हुई थी, ये हुई थी सॉरी 1997 में ये हुई थी क्योटो। क्योटो नामक जगह है हमारी जापान की, जापान के क्योटो नाम के जगह पर यह संधि हुई थी। ठीक है, इस संधि में क्या हुआ था भाई, सभी देशों को पालन करना होगा किसका, सी एच जी एच गैस, ग्रीन हाउस गैस जितनी भी उत्पादन होती है हर साल, जितना भी उत्पादन ग्रीन हाउस गैसेज का उत्पादन होगा उसे कम करना है, साल दर साल उसे कम करना है, तभी हमारी ओजोन लेयर में जो छेद है वह रिकवर होगा। यह संधि थी गैस से रिलेटेड। चलिए, यहां तक जानकारी में मुझे लगता है आपको इतनी जानकारी बहुत अच्छी लगेगी और इतनी ही काम की है। चलिए आगे चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 148, क्वेश्चन नंबर 148 पे हमसे क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक फूड चेन, निम्न में से कौन सा परजीवी खाद्य श्रृंखला है। ऑप्शन ए है आपका ट्री, फ्रूट ईटिंग बर्ड, लाइस एंड बग्स। हिंदी में बोले तो पेड़, पेड़ से फिर जो फल खाने वाले चिड़िया, और उन चिड़िया के ऊपर निर्भर करने वाले केचुए या फिर कीड़े। ठीक है, अ, आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ग्रास, रैबिट, फॉक्स एंड टाइगर। घास, घास को खाता है खरगोश, खरगोश को खाती है लोमड़ी, लोमड़ी को खाता है टाइगर। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी, घास, ग्रास, ग्रास होपर, टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है सांप, सांप को खाता है हॉक, बाज। आगे फाइटोप्लैंक्टन, ये छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते नंगी आंखों से, ये बायोलॉजी की कुछ टर्म्स है। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन को खाती है मछलियां, मछलियों को खाता है बाज। देखिए इन सभी ऑप्शन में, ऑप्शन ए बी सी डी में, खाली ऑप्शन ए जो है इसी के अंदर परजीवी दिखाए गए हैं। परजीवी वे जीव होते हैं जो कि स्वयं अपना खाना ना बनाकर दूसरे के खाने से अपने अपने आप को पोषण देते हैं। बाकी तीनों जो ऑप्शन है बी सी और डी, इन तीनों ऑप्शंस में ये स्वयं का खाना स्वयं बनाते हैं। बनाने का मतलब है ये अगर इन्हें खाना खाना है तो इन्हें खुद ही जाकर उसका शिकार करना पड़ेगा, ना कि ये किसी और के द्वारा बनाए गए खाने पर निर्भर है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 149, क्वेश्चन नंबर 149, ये हमसे क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंट्री, निम्न में से कौन सा वित्तीय सेहत, किसी देश की वित्तीय सेहत का सूचक है। दोबारा सुनिए, निम्न में से कौन सा किसी देश की वित्तीय सेहत का सूचक है। ऑप्शन ए है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन बी है इन्फ्लेशन इंडेक्स, मतलब मुद्रास्फीति सूचकांक। ऑप्शन सी है होलसेल इंडेक्स, होलसेल इंडेक्स का मतलब है आपका ये होता है ना जो बड़े उसमें बेचते हैं यार,
चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 149, क्वेश्चन नंबर 149। सॉरी। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149 क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एन कंट्री? किसी देश की वित्तीय सेहत का सूचक क्या है? इनमें से क्या है जो किसी देश की वित्तीय सेहत को बताता है? आपका ऑप्शन ए है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन बी है इन्फ्लेशन इंडेक्स, मतलब है मुद्रा फीसदी सूचकांक। ऑप्शन सी है थोक होलसेल इंडेक्स, थोक विक्रेता सूचकांक। ऑप्शन डी है नो ऑप्शन इज करेक्ट, निम्न में से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश की जो फाइनेंशियल हेल्थ जो होती है कि भाई वो कितना डेवलप कर रहा है, उस देश की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वित्तीय परिस्थिति क्या है उस देश की, वो पता चलता है उसके जीडीपी से, सकल घरेलू उत्पाद से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 150, क्वेश्चन नंबर 150 हमसे क्या पूछता है? इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें पूछा है व्हेन वर्कर मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज नोन एज। जब एक श्रमिक एक जॉब से, एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाता है तो वह किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है? ऑप्शन ए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब मौसमी मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन बी फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, भिन्न बेरोजगारी। ऑप्शन सी क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है पारंपरिक बेरोजगारी। ऑप्शन डी वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट, ऐच्छिक बेरोजगारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 151, क्वेश्चन नंबर 151 हमसे क्या पूछा है इसने? हु इज द मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन? इस प्रश्न की हिंदी होगी निम्न में से मुद्रा फीसदी, मतलब महंगाई बढ़ने पर इनमें से किसको फायदा होता है? ऑप्शन ए है क्रेडिटर, देने वाले को, उधार देने वाले को। ऑप्शन बी बिजनेसमैन, व्यापारी को। ऑप्शन सी कर्जदार को, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर क्या है, दोनों तरीके से दोनों ही बंदों को फायदा हो सकता है, एक देनदार को भी और लेनदार को भी। कर्जा देने वाले को भी फायदा हो सकता है इसमें और कर्जा लेने वाले को भी फायदा हो सकता है। वो कैसे? यदि किसी कर्जदार ने महंगाई बढ़ने से पहले कर्जा लिया होगा तो उसके लिए जो महंगाई हो, उसके लिए जो उसे पेमेंट करना है, लोन का पेमेंट करना है या किसी को पैसे देने हैं, तो वो राशि कम होगी। परंतु अगर वो महंगाई बढ़ने के बाद वो कर्जा लेता है तो उसके लिए जो कर्जा है वो और महंगा हो जाएगा और उसे ज्यादा ब्याज दर पे उसे पैसे लेने पड़ेंगे। ये होता है उधार लेने के लिए फायदा। वहीं जो उधार दे रहे हैं उनको कैसे फायदा होगा? जो हमारे बड़े बड़े सेठ हैं या बैंक हैं, वो क्रेडिटर है, उन्हें कैसे महंगाई से फायदा होता है? बिल्कुल होता है। देखिए अगर आज किसी चीज की कीमत 100 रुपए है और किसी की चीज की कीमत कल 100 रुपए थी और आज उसकी महंगाई बढ़ गई और वह आज 100 की बजाय 150 रुपए में मिल रही है। सपोज कीजिए कोई चीज 150 रुपए में मिल रही है, ठीक है। तो अगर किसी ने, इससे क्या होगा, हम क्या है, खरीदार की खरीद क्षमता कम कर देते हैं। खरीदार की खरीद क्षमता कम हो जाती है तो वो वैसे भी कम ही खरीदेगा। परंतु जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसे वो चीज आवश्यक रूप से खरीदनी है, तो वो चाहे उसे कर्जे पर लेकर ही क्यों ना खरीदे, लेकिन वो खरीदेगा जरूर। इसका मतलब वो क्या करेगा, बैंकों के पास या बड़े बड़े सेठों के पास कर्जे लेने वालों की लाइन लग जाएगी। अगर एक तरीके से महंगाई होगी तो जिन लोगों की लुटिया पहले से डूबी हुई है वो और लुटिया डुबाने के लिए नया नया कर्जा लेंगे, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 152, क्वेश्चन नंबर 152 हमसे क्या पूछता है? विच कमेटी रिकमेंडेशन आर बीइंग फॉलोड फॉर द एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? भारत में गरीबी रेखा का आंकलन करने के लिए कौन सी कमेटी, भारत में गरीबी रेखा का आंकलन करने के लिए कौन सी कमेटी का अनुसरण किया जाता है या किया गया था? ऑप्शन ए है केलकर कमेटी। ऑप्शन बी है देसाई कमेटी। ऑप्शन सी है तेंदुलकर कमेटी। ऑप्शन डी है लकड़ावाला कमेटी। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लकड़ावाला कमेटी। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 153, क्वेश्चन नंबर 153 हमसे क्या पूछता है? When was the decimal system of currency introduced in India? भारत में दशमलव पद्धति मुद्रा के अंदर दशमलव पद्धति को कब लाया गया?
ऑप्शन ए वर्ष 1947, ऑप्शन बी वर्ष 1952, ऑप्शन सी वर्ष 1950, ऑप्शन डी वर्ष 1957। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 1957। इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं। यह पूछना चाह रहा है कि भाई भारत में चिल्लर सिस्टम कब चालू हुए, 1 रुपए से कम वाले, 1 रुपए से कम कीमत के जो सिक्के थे, जो करेंसी मुद्राएं थी, वो कब से चालू हुई हैं? वो वर्ष 1957 से चालू हुई हैं। 1 रुपए से कम वाले जितने भी हमारे चिल्लर होते हैं, जितनी भी अठन्नी, चवन्नी, आना, 1 आना, 2 आना, पैसा, वो सब हमारे डेसिमल सिस्टम में आते हैं। डेसिमल का मतलब दशमलव, दशमलव का मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब है 1 से छोटे। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 154, क्वेश्चन नंबर 154, ये हमसे क्या पूछता है? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी नॉमिनेटेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा? निम्न में से कौन सी प्रथम महिला संसद प्रथम महिला सदस्य थी राज्यसभा में जो मनोनीत की गई थी? आपके ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी रुक्मणी देव औरंदले, ऑप्शन डी कमला देवी चट्टोपाध्याय। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑफिशियली जो ऑफिशियल वेबसाइट्स में या एसएससी ने भी जो उत्तर दिया है वो दिया है रुक्मणी देव अरुंदले। ये प्रथम महिला सदस्य थी राज्यसभा की जिन्हें मनोनीत किया गया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूं। जो इसमें सुचेता कृपलानी जी का नाम दिया गया है, सुचेता कृपलानी जी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? ये बनी थी यूपी की। यह प्रश्न आपसे कई बार पूछता है, इस बताइए प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उसका सही उत्तर है सुचेता कृपलानी जी, यूपी की बनी थी ये। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 155, क्वेश्चन नंबर 155, ये हमसे क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? निम्न में से मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा। देखिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 155, देखिए हमसे क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन राइट्स, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार, दोबारा सुनिए, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार जो है सार्वभौमिक घोषणा, निम्न में से कौन, सॉरी, देखिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 155, देखिए हमसे क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? इसने पूछा है निम्न में से कौन सा मानवाधिकार मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को फॉलो करता है, मतलब इनका अनुसरण करता है, बताइए। आपका ऑप्शन ए है राइट टू एजुकेशन, पढ़ने का अधिकार, ऑप्शन बी है राइट टू फूड, खाने का अधिकार, ऑप्शन सी है आपका राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, सार्वजनिक संपत्ति का सबके लिए बराबरी का प्रयोग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ करेक्ट, ऑल ऑफ द करेक्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द करेक्ट। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 156, क्वेश्चन नंबर 156, ये हमसे क्या पूछता है? यह पूछता है इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? निम्न में से भारत ने किस देश से एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप को एडॉप्ट किया है? ये वाला सिस्टम हमने किस देश से लिया है? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इंग्लैंड। इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन। उस समय में हम इसे ब्रिटेन कहा करते थे, पुराने समय में जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था और आज़ादी के बाद जब हमने इनसे कुछ चीज़ें ली। देखिए हमारे संविधान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं हमसे कई बार ये भी पूछ लेता, बताइए कि आयरलैंड से हमने कौन कौन सी चीज़ें अपने संविधान में ली हैं? आयरलैंड से हमने ली है डीपीएसपी, डीपीएसपी, ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 156, क्वेश्चन नंबर 156 क्या पूछता है हमसे? इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? निम्न में से किस देश से भारत ने एकल नागरिकता वाला सिस्टम लिया है? दोबारा सुनिए, निम्न में से भारत ने किस देश से एकल नागरिकता वाला सिस्टम एडॉप्ट किया है, किससे लिया है?
आपका ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड को हम उस समय ब्रिटेन भी कहा करते थे जब हम भारत के गुलाम इनके गुलाम हुआ करते थे अंग्रेज। ठीक है, इसमें थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं। एसएससी हमसे अक्सर ये भी पूछता है कि आयरलैंड से हमने क्या लिया था, संविधान के अंदर कौन सा हिस्सा हमने आयरलैंड से लिया। आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी, दिशा निर्देश के अधिकार, डीपीएसपी, और एक हमने लिया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव, प्रेसिडेंट के इलेक्शन लिए हैं हमने, किस प्रकार से प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे। ठीक है, वहीं फिर पूछता है आपसे ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने अपनी कॉन्करेंट लिस्ट ली है, कॉन्करेंट कॉन्करेंट लिस्ट जो है हमने अपनी ऑस्ट्रेलिया से ली है। फिर हमसे पूछता है जापान, जापान का तो नहीं पता मुझे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 156 क्या पूछता है हमसे, सॉरी 157, ये हमसे क्या पूछता है। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 157, क्वेश्चन नंबर 157, ये हमसे क्या पूछता है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी, नंद वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए धनानंद, ऑप्शन बी महिंद्रा, ऑप्शन सी महापद्मानंद, ऑप्शन डी गजानन। इस प्रश्न का सही उत्तर है महापद्मानंद। इनके विषय में तो थोड़ा आपको पता ही होगा, अगर आपने कभी एक टीवी पे आने वाला शो देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें जो जिनके खिलाफ, जिनको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं वो होते हैं धनानंद, यानी कि वे उनके पिताजी का नाम होता है महापद्मानंद। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है महापद्मानंद। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 158, क्वेश्चन नंबर 158 क्या क्या पूछता है हमसे। ये हमसे पूछता है द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज वॉज इन द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, निम्न में से किस शासक के दरबार में आया। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज निम्न में से किस शासक के दरबार में आया था। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है चाणक्य। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। मैं इसमें थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ। जो हमारे एक ग्रीक के मैगस्थनीज थे, एक इनकी फेमस किताब है जो इन्होंने लिखी थी, ये थी इंडिका। इंडिका किताब इन्होंने लिखी थी। ये बार बार एसएससी हमसे पूछ लेते हैं कि इंडिका के रचयिता कौन थे, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिका। वहीं जिनमें इन्होंने भारत के विषय में लिखा था। और एक और इनसे सवाल आता है कि ये किसके राजदूत थे। ये सेल्यूकस निकेटर के थे, जो कि बाद में ये अलेक्जेंडर के भी वो थे, अलेक्जेंडर के भी राजदूत थे ये। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 159, क्वेश्चन नंबर 159, ये हमसे क्या पूछता है। द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, महाभारत का पारसी अनुवाद डन इन मुगल पीरियड इज नोन बाय विच नेम, मुगल काल में महाभारत का पारसी अनुवाद किस नाम से जाना गया। ऑप्शन ए रेखता, ऑप्शन बी रसीला ए हकनामा, ऑप्शन सी रजमनामा, ऑप्शन डी शफीनात उल औलिया। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रजमनामा। रजमनामा ये एक प्रकार का पारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है, रजम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जंग। ओके, रजम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जंग, मतलब वॉर, और नामा का मतलब होता है कहानी। इसलिए इसे उनके हिंदी में अनुवाद करते हैं तो ये हो जाती है जंग की कहानी, या अंग्रेजी में कहते हैं तो द टेल ऑफ वॉर्स। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 160, क्वेश्चन नंबर 160, हमसे क्या पूछता है। ये देखिए हमसे क्या पूछता है। इन विच ईयर डिड खुदीराम बोस ट्राई टू असैसिनेट, सॉरी ये थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। इन विच ईयर डिड द खुदीराम बोस ट्राई टू असैसिनेट किंग्सफोर्ड इन मुजफ्फरपुर, निम्न में से सॉरी किस वर्ष खुदीराम बोस ने, सॉरी चलिए आज के हम अपने, चलिए दोस्तों अपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है। देखिए क्या पूछता है। इन विच ईयर डिड द खुदीराम बोस ट्राइड, सॉरी ये थिंग्स गलत हो गया, प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं।
इन विच ईयर डिड द खुदीराम बोस ट्राई टू एसेसिनेट किंग्सफोर्ड इन मुजफ्फरपुर? खुदीराम बोस ने किस वर्ष किंग्सफोर्ड नामक एक जनरल थे उसके अंग्रेजी सरकार के, उनको मारने का प्लान बनाया बिहार के मुजफ्फरपुर में? बताइए। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1904, वर्ष 1906, वर्ष 1908, वहीं ऑप्शन डी वर्ष 1910। इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 1908। सन 1908 में खुदीराम बोस जी ने मुजफ्फरपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म पर इन्हें मारने की कोशिश की। किंग्सफोर्ड को मैं लिख देता हूं। किंग्सफोर्ड नाम के एक गवर्नर थे, उनके कोई अधिकारी थे, उन्हें मारने की कोशिश की गई, परंतु वे ऐसा करने में असफल रहे और इनकी जगह पर गलती से दूसरा कोई अधिकारी मारा गया जो कि बेकसूर थे। वहीं इनको इस जुर्म में, किंग्सफोर्ड की हत्या के जुर्म में, इन्हें सन 1908 में ही उसी वर्ष फांसी की सजा दे दी गई। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास का हम यहीं पर अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोज़ के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यदि आपको हमारे पिछले लेक्चर्स, पिछली क्लासेस अटेंड करनी है तो आपको आई बटन में भी इसका ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो इस वीडियो के अंत में आपको प्ले का कार्ड्स मिल जाएंगे, उनके लिंक मिल जाएंगे, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आप सभी का।